हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। एक सेकंड, मैं देख लेता हूँ चल रहा है कि नहीं रिकॉर्डिंग। चल रही है। तो आज हमारा टॉपिक है वर्ल्ड ज्योग्राफी में पेट की क्लास को लेकर के जलवायु और मौसम। ठीक है, ये टॉपिक नंबर 3 है वर्ल्ड ज्योग्राफी का। तो इसमें पहला क्वेश्चन 24 नंबर वाला क्वेश्चन है, इसमें देखते हैं। इसमें डैश लिखा है, भारतीय उपमहाद्वीप दक्षिण अमेरिका के उत्तर पूर्वी भाग तथा उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। मतलब भारतीय उपमहाद्वीप में दक्षिण अमेरिका के उत्तर पूर्वी भाग में, मतलब उत्तर और पूर्वी भाग। जैसे सपोज डैट ये अमेरिका है तो ये उत्तर और पूर्वी भाग में यहाँ पर, ठीक है। दक्षिण अमेरिका में मतलब दक्षिण अमेरिका के जो है उत्तर पूर्वी भाग, मतलब यहाँ पर ये दक्षिण अमेरिका भी यहाँ पर दक्षिण अमेरिका है तो यहाँ पर। उसके बाद ये आपके इंडिया के जो है पूरे के पूरे उत्तरी महाद्वीप पर कौन सी जलवायु पाई जाती है, ये पूछ रहे हैं। तो आंसर होगा आपका, हो जाएगा ये उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु। उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु किसे कहते हैं? तो आपको मैंने बताया था कि ये सपोज डेट आपका ये अगर ग्लोब है और यहाँ पर ये 0 डिग्री विषुवत रेखा है, यहाँ से 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच के रीजन को हम क्या कहते हैं? उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं। तो इस क्षेत्र में जो जलवायु बहती है उसे हम उष्णकटिबंधीय जलवायु कहते हैं। अब चूंकि यहाँ मानसूनी जलवायु कैसे आती है, चूंकि यहाँ पर अधिक मात्रा में जो है गर्मी होती है। यहाँ पर आप देखेंगे जब मैप में जा करके तो सबसे ज़्यादा यहाँ पर जल की उपलब्धियाँ होती हैं, जो कि समुद्र वगैरह यहीं आसपास हैं। तो यहाँ सूर्य की किरणें सीधी चमकती हैं, जिस कारण यहाँ पर जो है सूर्य जो है यहाँ के जल को जो है एब्जॉर्ब करता है, ठीक है, ऊपर लेके जाता है। फिर ये ऊपर जाके जल ठंडा होता है, फिर वहाँ से संग्रहण के माध्यम से वर्षा होती रहती है, ठीक है। तो इसीलिए इस क्षेत्र को हम क्या कहते हैं? उष्णकटिबंधीय जलवायु क्षेत्र। आई होप इसको आपको समझ में आ गया होगा, मैंने आपको समझा दिया है। देखिए इसका एलेबरेशन देखिए। उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु भारतीय उपमहाद्वीप दक्षिण अमेरिका के उत्तर पूर्वी भाग तथा उत्तरी अमेरिका में उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। ये देखिए उत्तरी ऑस्ट्रेलिया है, मैंने उत्तरी अमेरिका में पढ़ा था, ये उत्तरी ऑस्ट्रेलिया है। तो ऑस्ट्रेलिया यहाँ कहीं है, ठीक है, और उत्तरी ऑस्ट्रेलिया मतलब यहाँ का क्षेत्र में, ठीक है, पाया जाता है। वस्तुतः उष्णकटिबंधीय प्रदेशों अर्थात कर्क रेखा से मकर रेखा के मध्य उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु का विस्तार होता है। अब आपको कर्क रेखा मकर रेखा थोड़ा बता देते हैं। देखिए ये हमारा सपोज डैट ये ग्लोब है, ये 0 डिग्री है अक्षांश। मैंने आपको अक्षांश के बारे में बताया था 0 डिग्री कैसे बनता है। यहाँ से आप 23.5 डिग्री यदि ऊपर जाएंगे तो ये आपका हो जाएगा, यहाँ पर ये कर्क रेखा होगा, ठीक है। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहते हैं, मतलब इस क्षेत्र के को हम क्या कहते हैं? कर्क रेखा कहते हैं। फिर यहाँ से आप 0 डिग्री से आप दक्षिण में जाएंगे, क्योंकि आपको पता होगा कि ऊपर वाला उत्तर होता है, नीचे वाला दक्षिण होता है। 23.5 डिग्री दक्षिण में जाएंगे तो ये होता है आपकी मकर रेखा। और इस क्षेत्र बीच के क्षेत्र को क्या कहते हैं? मकर रेखा जोन कहते हैं। और संपूर्ण क्षेत्र को क्या कहते हैं? उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं। आई होप समझ गए होंगे आप। तो कर्क एवं मकर रेखा के मध्य विभिन्न अक्षांशों पर वर्ष भर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ने, मतलब सीधी पड़ने के कारण उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र ITCZ, मैंने आपको कल बताया था, इंटर ट्रॉपिकल कन्वेक्शनल जोन बनता है, ITCZ बनता है, की उपस्थिति में इस प्रकार की जलवायु को उष्ण एवं आर्द्र बना देती है। मतलब कहने का मतलब ये है कि जब इस क्षेत्र में आपकी सूर्य की किरणें सीधी पड़ेंगी तो यहाँ पर जो जल की मात्रा होगी इसको एब्जॉर्ब कर लेगा। बेसिकली ITCZ जो बनता है 0 डिग्री से 5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश में ज़्यादा ITCZ बनते हैं, ठीक है। इसलिए यहाँ पर बहुत अधिक वर्षा होती है, ठीक है, समझ गए। अब चलिए 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा चक्र पृथ्वी पर मौसम के पैटर्न का एक महत्वपूर्ण पहलू है? कार्बन चक्र, जल चक्र, नाइट्रोजन चक्र या ऑक्सीजन चक्र? तो जल चक्र होगा। जल चक्र पृथ्वी पर मौसम परिवर्तन का एक महत्वपूर्ण पहलू होता है। इसके मुख्य चक्र में सर्वाधिक उपयोग में लाए जाने वाला जल रूप पानी द्रव होता है, जो वाष्प बनकर वायुमंडल में जाता है, फिर संघनित होकर बादल के रूप में धारण करके वर्षा के रूप में परिवर्तित हो जाता है। और यह पृथ्वी की संपूर्ण पर्यावरण की पारिस्थितिकी तंत्र और भू-जैव रासायनिक चक्र का उदाहरण है। पृथ्वी पर जल का वितरण निम्न रूप में पाया जाता है: धरातलीय, वायुमंडलीय, समुद्री और भूगर्भिक। मैंने आपको कल की क्लासों में इसको बताया हुआ था। अब मैं थोड़ा बताता हूँ। जैसे सपोज डैट ये है आपका सूर्य का प्रकाश और यहाँ पर है आपका समुंदर,
और उसके बाद यहाँ पर है आपका तालाब, तलैया, नदी। तो यहाँ पर जब सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो होता क्या है कि सूर्य की किरणें जो हैं इसको भाप बना के अपनी तरफ ले लेती हैं। जब ये ऊपर जाता है तो ये बादल बन जाता है, ठीक है। अब यहाँ कहीं पर्वत होता है। बादल आपको पता होगा कि गैसीय रूप में गमन करते हैं। जब आप ऊपर जाएंगे तो यहाँ पर तापमान ठंडा होगा। जब तापमान ठंडा होगा और कहीं पर ये पर्वतों से टकराते हैं जाकर के, तो उस क्षेत्र में, पर्टिकुलर क्षेत्र में वर्षा होना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। और इसी प्रक्रिया को हम क्या कहें, जब ठंडा होती है, ठंडा होकर फिर बूंद बूंद करके बहती, इसी प्रक्रिया को हम संघनन कहते हैं, ठीक है। और इसी पूरी क्रियाकलाप को हम क्या कहते हैं, जल चक्र कहते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन देखिए, नीचे दिए गए विकल्पों में से जल चक्र के संबंध में गलत कथन पर विचार कीजिए या पहचान कीजिए। जल के वाष्पीकरण से बादलों का निर्माण होता है, तो ये सही बात है। जल वाष्प केवल वाष्पोत्सर्जन के माध्यम से ही होता है, वायुमंडल में आती है, तो जल वाष्प केवल वाष्पोत्सर्जन के माध्यम से ही वायुमंडल में आती है। ये पूर्णतः सही नहीं है कि वाष्पोत्सर्जन के माध्यम से ही जल वाष्प ऊपर आते हैं, कई कारण हो सकते हैं। बर्फ का पिघलना जल चक्र का एक भाग है, ठीक है, ये भी सही है। जल के वाष्पीकरण के लिए सूर्य का प्रकाश भी उत्तरदायी होता है, बहुत जरूरी बात है। तो इसका उत्तर उन्होंने ही दे दिया था। देखिए अब यहाँ पर ये लोअर एग्जाम है, तो बी आंसर सही होगा। पृथ्वी पर जल सीमित मात्रा में है। पृथ्वी पर जल विभिन्न प्रक्रियाओं जैसे कि वाष्पीकरण, संघनन और बादल के निर्माण एवं वर्षा तथा जल के धरातली प्रवाह से होकर लगातार गुजरता है। अर्थात ऐसा चक्र लगातार चलता रहता है, जिसे हम साधारण भाषा में जल चक्र कहते हैं। जल के वाष्पीकरण से बादलों का निर्माण होता है। जल के वाष्पीकरण के लिए सूर्य का प्रकाश आवश्यक है एवं उत्तरदायी होता है, तथा बर्फ का पिघलना जल चक्र का ही एक भाग है। सही बात है। तो इस क्वेश्चन को आपने समझा कि नहीं समझा? इसमें दिए गए विकल्पों में जल चक्र संबंध गलत कथन ये पहचान कीजिए। तो गलत कथन इसमें बी होगा। जल वाष्प केवल, मतलब केवल लिखा है, वाष्पोत्सर्जन के माध्यम से ही वायुमंडल में आती है, तो ऐसा कोई पर्टिकुलर मामला नहीं है कि आप व्यक्तिगत इसी से ही वाष्पोत्सर्जन के माध्यम से ही, और कई कारण हो सकते हैं जो कि वायुमंडल में जल चक्र पहुँचते रहते हैं, ठीक है। एक सेकेंड, एक सेकंड, हाँ, जी 27 नंबर क्वेश्चन देखिए, सर्वाधिक वार्षिक वर्षा कहाँ होती है? तो अमेज़न बेसिन में। अब यहाँ वर्षा क्यों होती है इसको भी आप जान लीजिए। सर्वाधिक वार्षिक वर्षा अमेज़न बेसिन में होती है। यहाँ औसतन वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है। यहाँ बेसिन विषुवत रेखीय प्रदेश में पड़ती है, मतलब यह विषुवत रेखीय प्रदेश में पड़ती है। आपको पता होगा कि मैंने आपको बताया था कि ये 0 डिग्री है और 23.5 उत्तरी और 23.5 दक्षिणी अक्षांश के बीच को हम क्या कहते हैं? कर्क रेखा कहते हैं। मकर रेखा मतलब विश्व उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं। अब चूंकि ये अमेज़न वर्षा वन वाला क्षेत्र विषुवत रेखीय क्षेत्र में है और यहाँ पर जल उल की अधिक मात्रा पाई जाती है। यहाँ पर आपको पता होगा कि एक अमेज़न नदी बहती है, तो वहाँ से सूर्य का प्रकाश उठता है और जहाँ कर कहाँ पर बरसता है, तो अमेज़न वर्षा वन जो है यहाँ पर बरसता रहता है, ठीक है। तो जिससे यहाँ पर वर्ष भर वर्षा होती रहती है। और इसके अतिरिक्त गंगा बेसिन में औसत वर्षा 110 सेंटीमीटर होती है, जबकि कैनेडियन शील्ड में साइबेरियन मैदान में अल्प वर्षा होती है। तो यहाँ पर सूर्य का प्रकाश जो है यहाँ से जल को सोख करके, अमेज़न नदी जल सोख करके और सबके बगल से जल सोख करके यहाँ पर जो है वर्षा करवाता रहता है। तो यहाँ वर्ष भर हरा भरा रहता है और अधिक से अधिक वर्षा होती रहती है। तो सबसे अधिक वर्षा अमेज़न बेसिन में होती है। 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। किसी क्षेत्र का औसत जलवायु को जानने के लिए निम्न में से किसका योगदान नहीं होता है? यहाँ पर वर्षा इसका होता है, वायु की गति का होता है, वृक्षों की संख्या से कोई मतलब नहीं होता है, कितने वृक्ष हैं कितने हैं इसकी कोई मतलब नहीं है, आर्द्रता से भी, ह्यूमिडिटी भी होनी चाहिए। तो यहाँ पर देखिए उत्तर सी लिखा है कि किसी क्षेत्र की औसत जलवायु को जानने के लिए वर्षा, वायु गति और आर्द्रता का योगदान सबसे महत्वपूर्ण होता है, जबकि वृक्षों की संख्या जलवायु को जानने के लिए कोई योगदान नहीं देता है, ठीक है। अब हमारा 4 नंबर का टॉपिक है टाइम जोन और अक्षांश एवं देशांतर रेखाएं। थोड़ा हम बता देते हैं आपको इसके बारे में। देखिए ये हमारी पृथ्वी है, ठीक है। पृथ्वी के बीचों बीच ये पृथ्वी हमारी है और पृथ्वी का आकार जो है भूभाग के आकार का है, संपूर्ण गोल नहीं है। पृथ्वी के बीचों बीच से एक काल्पनिक रेखा खींची गई है समय निर्धारण के लिए और डेट निर्धारण के लिए।
समय निर्धारण के लिए और दूरी निर्धारण के लिए। तो अक्षांश रेखाएं बहुधा जो होती हैं वो दूरी निर्धारित करने के लिए होती हैं, और ये देशांतर रेखा जो सीधी रेखाएं होती हैं समय निर्धारण की होती हैं। तो 1 अक्षांश, 2 अक्षांश, 3 अक्षांश, ऐसे मिला करके कुल मिला के कितने अक्षांश हैं? तो विषुवत रेखा को छोड़ करके ऊपर उत्तरी गोलार्ध में 90 अक्षांश हैं, और विषुवत रेखा को छोड़ करके दक्षिणी गोलार्ध में भी 90 अक्षांश हैं। ठीक है, आपको समझ में आया होगा इतना। अब यहाँ पर 2 अक्षांश जो हैं बिंदु के रूप में होते हैं, 90 डिग्री नॉर्थ और 90 डिग्री साउथ, ये 2 बिंदु के रूप में होते हैं। बाकी क्या होता है? और सब रेखाओं के रूप में होते हैं। ठीक है, रेखाओं को नहीं कह सकते हैं आप, वृत्ताकार रेखाएं के रूप में भी कह सकते हैं, मतलब ये दोनों तरफ होता है। ठीक है, तो अक्षांश रेखाओं का आकार क्या होता है? वृत्ताकार होता है। तो 9 दूनी 18, 180 और प्लस 1 विषुवत रेखा 181। ठीक है, टोटल 181 होते हैं। अब इसमें एक चीज़ और आप जान लीजिए कि इसमें 2 पॉइंट के रूप में रहते हैं, तो यहाँ 2 आप निकाल देंगे तो 178 प्लस 1 विषुवत वाला, तो 179 जो होगा ये आपकी जो होगी अक्षांश रेखाएं लाइन के रूप में होंगी, मतलब वृत्ताकार के लाइन के रूप में होंगी, और 1-2 होंगे जो बिंदु के रूप में होंगे। इतना क्लियर हो गया होगा। ठीक है, ये होती है अक्षांश रेखाएं। ये इनकी दूरी जो होती है 111 किलोमीटर, 2 अक्षांशों के बीच की दूरी 111 किलोमीटर के आसपास होती है। ये दूरी को निर्धारित करता है। अक्षांश रेखाओं की उत्पत्ति बेसिकली इसलिए हुई थी कि हम पृथ्वी को यदि केंद्र मान लें, आपको पता होगा कि पृथ्वी 3 क्रस्टों में बांटा हुआ, 3 मतलब भागों में बांटा हुआ, क्रस्ट, मेंटल और कोर। क्रस्ट होता है ऊपरी पार्ट, मेंटल होता है मध्य वाला पार्ट, और कोर जो होता है आंतरिक भाग होता है। तो पृथ्वी आपको पता है कि मूव कर रही है। 2 प्रकार की पृथ्वी गति करती है, एक जो होती है परिक्रमण गति करती है, एक परिभ्रमण गति करती है। परिक्रमण गति जो है अपनी धुरी पर ही, परिभ्रमण जो होती है अपनी धुरी पर ही गति करती है, जिसके कारण दिन और रात होता है, और परिक्रमण गति करती है जिसके कारण जो होता है वो मौसम में परिवर्तन होता है। ठीक है, इतना मैं आपको यहाँ पर बता दे रहा हूँ। दूसरी चीज़ आप जान लीजिए कि अक्षांश रेखाएं बेसिकली हमें दूरी निर्धारित करने के लिए पृथ्वी के केंद्र को हम यदि पॉइंट मान लें और यहाँ पर एक लगड़ा प्रकार रखें, तो जहाँ पर जैसे 1 डिग्री बनता है तो 1 डिग्री अक्षांश रेखाएं कोण बनाता है। 2 डिग्री प्रकार अगर कोण बनाएगा तो 2 डिग्री अक्षांश रेखाएं बनेगी। 3 डिग्री प्रकार कोण बनाएगा 3 डिग्री अक्षांश बनाएंगे। ऐसे आपका 180 डिग्री अक्षांश, 181 डिग्री जो है विषुवत रेखा को मिलाकर के अक्षांश रेखाएं हैं। ठीक है, ये हो गया आपकी अक्षांश रेखाएं। देशांतर रेखाएं क्या होती है? देशांतर रेखाएं, अब मैं आपको इसको मिटा दूँ तो ज़्यादा सही रहेगा। इतना तो समझ गए होंगे। मैं आपको ब्रीफली बता रहा हूँ, चूँकि ये मैं आपको पढ़ा नहीं रहा हूँ, एलिब्रेशन कर रहा हूँ, तो आप समझने का प्रयास करिए। देशांतर रेखाएं क्या होती हैं? देशांतर रेखाएं बेसिकली जो होती हैं अर्धवृत्ताकार आकार का होती हैं। ठीक है, ये आपकी खड़ी जो लाइन है ये ऊर्ध्वाधर खड़ी हुई है, इसको हम क्या कहते हैं? देशांतर रेखाएं कहते हैं। 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी 111.5 किलोमीटर होती है। ठीक है, देशांतर रेखाएं बेसिकली समय का निर्धारण करती हैं। पृथ्वी पर टोटल देशांतर रेखाएं जो होती हैं 360 होती हैं। वहाँ पर जो 0 डिग्री देशांतर रेखा होती है, 0 डिग्री देशांतर रेखा जो होती है वो समय निर्धारण करती है, और इसके पीछे वाला जो निर्देशांतर रेखा होता है वो टाइम जोन होता है। मतलब 0 डिग्री देशांतर रेखा और टाइम जोन दोनों एक ही होते हैं, जो कि पृथ्वी हमारी गोल है। ठीक है, तो आप जब देखेंगे तो ऐसे देशांतर रेखाएं होंगी, ऐसे देशांतर रेखाएं होंगी, तो यही 0 डिग्री जो होता है पीछे की तरफ टाइम जोन होता है, और टाइम जोन जो होता है ऐसे मुड़ा हुआ है। ठीक है, तो जब हम अक्षांश और देशांतर पढ़ेंगे तो वहाँ पर व्यापक तौर पर आपको बताने का प्रयास करेंगे। अभी आप इतना जानिए कि देशांतर रेखाएं बेसिकली समय निर्धारण करने के लिए होती हैं, और जब अक्षांश और देशांतर रेखाएं आपस में मिलती हैं तो ग्रिड का निर्माण करती हैं, और ये ग्रिड जो होता है पर्टिकुलर उस स्थान को बताता है और क्लियर एग्जैक्ट जो है आपका लोकेशन बताएगा। ठीक है, लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड आपको पता होगा, आपकी जब यहाँ आवास मिलता है तो इसी से ही निकाला जाता है सारी चीज़ें। ठीक है, तो टाइम जोन और अक्षांश तथा देशांतर रेखाएं यही है। मैंने आपको इतना आपको बता दिया। आप बेसिकली मैंने छोटे छोटे पॉइंटों को बता दिए, ज़्यादा मैं आपको हाश नहीं कर रहा हूँ। 29 नंबर क्वेश्चन देखिए। अक्षांश एक वृत्त है जो कि पृथ्वी के भूमध्य रेखीय सतह से 52 डिग्री दक्षिण में है, और डैश यह कहलाता है। देखिए यहाँ उत्तर होगा 52वां समानांतर दक्षिण। ये होम्योपैथिक क्वेश्चन में पूछा गया था, देखते हैं इसमें क्या है। अक्षांश एक वृत्त है, सही बात है, मैंने आपको ऊपर बताया था, जबकि देशांतर एक अर्धवृत्त है। अक्षांश एक वृत्त है जो पृथ्वी की भूमध्य रेखीय सतह से 52 डिग्री दक्षिण तथा 52 समानांतर दक्षिण कहलाता है, जबकि अश्व अक्षांश या हॉर्स पावर उपोष्ण
वो वायुदाब पेटी में होता है और इसे ये पेटी 30 से 35 डिग्री उत्तर से पूर्व स्थित होती है। अश्वाक्षांश बेसिकली उस चीज़ को कहते थे। ये 0 डिग्री है। यहाँ पर नाविक जो है यात्रा करते थे तो यहाँ पर हवाएं बहती रहती थी, ठीक है। तो जब ये हवाएं बहती तो जहाज़ का संतुलन जो है डिस्टर्बेंस होता था 30 से 35 डिग्री उत्तरी और 30 से 35 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के बीच में। तो यहाँ पर क्या करते थे कि जब नाविक की जहाज़ जो है हवाओं से जो है डिस्टर्बेंस होती तो उठा उठा करके घोड़े जो है पानी में फेंक देते थे। तो इस क्षेत्र को हम कहते हैं अश्वाक्षांश कहते हैं, बस इतना जानिए। और इससे जहाज़ संतुलित हो जाता था। 30 नंबर क्वेश्चन देखिए, सर्दीय विषु या रात दिन बराबर 2019 को क्या कहा जाता है? तो यहाँ होगा 23 सितंबर को। 23 सितंबर को जो है सर्दीय विषु कहते हैं, ठीक है। विषु वर्ष वह वर्ष समय होता है जब सूर्य विषुवत रेखा पर दोपहर के समय ऊर्ध्वाधर होती है। इस समय दोनों गोलार्धों को समान प्रकाश एवं ऊर्जा प्राप्त होती है। पृथ्वी पर दिन और रात की अवधि समान हो जाती है। यह स्थिति वर्ष में 2 बार होती है। 21 मार्च को आपको पता होगा कि ये गर्मी का समय, बसंत का समय होता है, इसे बसंत विषु भी कहते हैं। इसमें भी दिन रात का बराबर होता है। और 23 सितंबर को भी जब शरद ऋतु आती है तब भी जो है यहाँ पर दिन रात बराबर होते हैं। 21 मार्च को ये आपका जो है उत्तरी गोलार्ध का होता है और 23 सितंबर को आपका दक्षिणी गोलार्ध में टाइम जोन माना जाता है, ठीक। आपको एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि बड़ा दिन 21 जून जो होता है ये हमारे यहाँ जो होता है सूर्य की सीधी रेखा पड़ती है 21 जून को, ठीक है, सबसे बड़ा दिन होता है। जबकि वहाँ पर जो है 25 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्धों में, जैसे आपका ऑस्ट्रेलिया हुआ और सब हुआ, तो वहाँ दक्षिणी गोलार्ध में 25 दिसंबर को जो होता है ऐसा पड़ता है, ठीक। तो 23 सितंबर को एक विषु होता है और 21 मार्च को भी विषु होता है। इसे क्रमशः बसंत विषु और शरद विषु कहते हैं, मैंने आपको ऊपर ही बता दिया था। तो बसंत विषु किसके कहते हैं? 21 मार्च को कहते हैं। शरद विषु किसको कहते हैं? 23 सितंबर को कहते हैं। यहाँ दिन रात बराबर होता है। 31 नंबर क्वेश्चन देखिए, ग्रीनविच मीन टाइम से भारतीय मानक समय कितना आगे है? तो 5 घंटा 30 मिनट आगे है। इसे 330 मिनट भी कहते हैं, ठीक है। भारतीय मानक समय रेखा IST ग्रीनविच मीन टाइम से 5 घंटे 30 मिनट आगे है। इसका उपयोग मानक समय रेखा के रूप में, देखिए मैं आपको बताता हूँ। देखिए बात ऐसी है कि आपको पता होगा कि ये हमारा जो है देशांतर रेखा है। मैंने आपको बताया था कि देशांतर रेखा अर्धवृत्ताकार आकृति का होता है। ये सब 0 डिग्री है, ठीक है। ये है 0 डिग्री, ये लंदन से होकर गुजरता है। लंदन से गुजरने का एक बहुत बड़ा कारण ये भी है क्योंकि उस समय जब ये टाइम जोन बना था तो ब्रिटिशर्स का राज था। ब्रिटिश ने अपने आप को 0 मान लिया था और वहीं से सारे समय का निर्धारण किया गया। 0 डिग्री से पूर्व की तरफ को पूर्वी देशांतर कहा जाता है और पश्चिम की तरफ को पश्चिमी देशांतर कहा जाता है, ठीक है। तो 0 डिग्री से पूर्व के समय ये पहले माना जाता है क्योंकि सूर्य पश्चिम से पूर्व दिशा में बहती है। सूर्य पूर्व से पश्चिम दिशा में बहती है, तो पूर्व पहले आ जाता है। सूर्य जो है उसकी गति किस प्रकार, पृथ्वी की गति किस प्रकार है? पश्चिम से पूर्व से पश्चिम दिशा में है। पृथ्वी की गति पूर्व से पश्चिम दिशा में है। इसका मतलब पूर्व जो होता है वो पहले आता है सूर्य के, तो यहाँ दिन पहले हो जाता है, इसलिए 5.5 घंटे ये प्लस होता है, ठीक है, आगे है, ठीक है। और पूर्व दिशा में आगे हो जाता है क्योंकि आपको पता होगा उगता हुआ सूरज कहाँ पे है? पूर्व में है, जापान में है, ठीक है। तो सूर्य वहाँ सबसे पहले होता है, उगता है। अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले होता है, पूर्व में है। और भारत के पश्चिमी गुजरात में 2 घंटे बाद होता है। अब आपको यहाँ पर समझ आया होगा। अब 0 डिग्री से 82.5 डिग्री भारत का ये अक्षांश रेखा है। अक्षांश रेखा भारत के 82.5 डिग्री है और 82.5 डिग्री उत्तर मतलब भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरता है। मैं आपको जब भारत का भूगोल पढ़ाऊँगा तो वहाँ पर बताऊँगा, ठीक है। तो यहाँ से 0 डिग्री से 82.5 डिग्री के बीच जो आपका समय का अंतराल होता है वो क्या होता है? 330 मिनट के आसपास होता है, ठीक है। ये 1947 में भारतीय मानक समय को अपनाया गया था। भारतीय मानक समय 82.5 डिग्री इलाहाबाद प्रयागराज के नैनी मिर्ज़ापुर से होकर गुजरती है, ठीक है, उत्तर प्रदेश के। बाकी 5 राज्यों से गुजरती है, उत्तर प्रदेश और उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश हुआ और नीचे मध्य प्रदेश भी हड़का हुआ, फिर छत्तीसगढ़ हुआ, फिर उड़ीसा हुआ, फिर आंध्र प्रदेश हुआ, ठीक है। 5 राज्य हैं। 32 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ग्रीनविच मीन टाइम, आपको इतना समझ में आ गया होगा ना, यही है और कुछ नहीं इसमें। ग्रीनविच मीन टाइम ग्लोब पर
टाइम जोन की शुरुआत का प्रतीक है, जीएमटी जिसको कहते हैं। और किसी भी देश के में समय जीएमटी के आगे या पीछे देशांतर के घंटों की संख्या को मापने का समय है। ठीक है। ग्रीनविच निम्नलिखित में से किस शहर के पास स्थित है? तो लंदन के पास है। मैंने आपको पहले ऊपर बता दिया था कि ये लोग पहले भाई आगे थे, उस समय विकसित थे तो उन्होंने बना लिया था। ग्रीनविच मीन टाइम जीएमटी ग्रीनविच लंदन में स्थित रॉयल वेधशाला का औसत समय है। इंग्लैंड के निकट शून्य देशांतर पर स्थित ग्रीनविच नामक स्थान से गुजरने वाली काल्पनिक रेखा प्राइम मेरिडियन या शून्य देशांतर कहलाती है। स्वयं को जीरो मान लिया था। किसी देशांतर रेखा को सभी देश मानक समय मानते हैं और भारतीय मानक समय आईएसटी की स्थापना 1 सितंबर 1947 को हुई थी। भारतीय मानक समय रेखा आईएसटी जीएमटी से 5.5 घंटा आगे है। तो क्यों आगे, मैंने आपको बता दिया था कि सूर्य पूर्व से पश्चिम दिशा में, सूर्य की परिक्रमा पूर्व से पश्चिम दिशा में गति करती है। अब पश्चिम से पूर्व यार भूल रहा है शायद, पूर्व से पश्चिम होगा क्योंकि पूर्व पहले आता है, यही सही है, पूर्व से पश्चिम दिशा में। 33 नंबर देखिए, कर्क रेखा कहाँ से गमन करती है? भारत और ईरान से। तो भारत से तो कर्क रेखा जाती है, ईरान और पाकिस्तान से, भारत और सऊदी अरब से, भारत और इराक से। भारत और सऊदी अरब से, ईरान से नहीं जाती है, सऊदी तो मैं क्लियर था जाती है। कर्क रेखा एशिया में सऊदी अरब, भारत, संयुक्त अरब अमीरात, म्यांमार, ओमान, चीन, बांग्लादेश, ताइवान से गुजरती है। कर्क रेखा भारत से 8 राज्यों से होकर गुजरती है। मित्र पर गमछाचार आपको पता होगा। ठीक है। कर्क रेखा भूमध्य रेखा 23.5 डिग्री उत्तर में स्थित है और भारत में माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ठीक है। 34 नंबर क्वेश्चन देखिए, 1 डिग्री लैटिट्यूड कितने किलोमीटर के बराबर होता है? लैटिट्यूड माने क्या होता है? अक्षांश रेखा। तो मैंने आपको बताया था 111 किलोमीटर। मैंने जो आपको बताया था पहले, देखिए सब आ रहा है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि मैं कोई चीज़ आपको गलत नहीं बताता हूँ, आपके अच्छे लिए बताता हूँ। सामान्य रूप से पृथ्वी की सतह पर निर्मित होने वाले काल्पनिक क्षैतिज वृत्तों को अक्षांश रेखा कहते हैं। मैंने आपको बताया भी था काल्पनिक रेखा कहते हैं। जीरो अक्षांश को विषुवत रेखा का भूमध्य रेखा या इक्वेटर कहा जाता है। प्रत्येक डिग्री पर एक अक्षांश स्थित होता है, अर्थात उत्तरी गोलार्ध में 90 अक्षांश और दक्षिणी गोलार्ध में 90 अक्षांश होता है। इस प्रकार अक्षांशों की कुल संख्या 181 होती है। ठीक। 2 अक्षांशों के मध्य दूरी लगभग 111 किलोमीटर होती है। अक्षांश की लंबाई विषुवत रेखा से उत्तर तथा दक्षिण जाने पर घटती है। मतलब समझे कि नहीं समझे? मतलब ऊपर जाएंगे तो धीरे धीरे घट जाएगा और नीचे आएंगे भी धीरे धीरे घटेगा। चलिए, दिन और रात कहाँ पर बराबर होते हैं? तो विषुवत रेखा पर बराबर होते हैं। प्राइम मेरिडियन आपको पता होगा कि 0 डिग्री है। ठीक है। और ये विषुवत रेखा होता है जो एकदम उत्तर ध्रुवों पर जो है 0 वहाँ ध्रुव पर 90 डिग्री होता है। अंटार्कटिका आपको महाद्वीप है, पता ही है। ठीक है। 1 घंटे में समयांतर में देशांतरी दूरी क्या होती है? ठीक है। तो यहाँ होगा आंसर 15। कैसे निकालते हैं देखिए, मैं आपको बताता हूँ। विश्व को 24 टाइम जोनों में विभाजित किया गया है। इन समय जोनों को ग्रीनविच मीन टाइम व मानक समय के 1 घंटे के अंतराल पर के आधार पर विभाजित किया जाता है। ठीक है। अर्थात प्रत्येक जोन 15 डिग्री के बराबर होता है। ग्रीनविच 0 के देशांतर होता है, जो कि ग्रीनविच और नॉर्वेनियन सागर, ब्रिटेन, स्पेन, अल्जीरिया, फ्रांस, माली, बुर्किना फासो, घाना। और देखिए मैं आपको बताता हूँ, आपको पता होगा कि 24 घंटे होते हैं। ठीक है। और पृथ्वी पर जो होता है 360 डिग्री होता है, या 12 घंटे मान लीजिए दिन और रात के लिए। तो 12 तिहाई 36। 1 सेकंड रुक जाइए, ज़्यादा सही रहेगा। काटिए इसको। 24 घंटे ही मानिए, जो कि दिन रात से क्या मतलब है। 24 आवर होता है ये 360 डिग्री पे, जो कि पृथ्वी 360 डिग्री का अच्छा देशांतर रेखा होती है। तो 12 दूनी 24, 12 तिहाई 36, ये हो गया 30 डिग्री। 1 एकन्नम 1 घंटे में कितना हो गया? 15 मिनट, 15 डिग्री। ठीक है। तो एक देखिए हमारे पास माउस मैं लिख रहा हूँ, तो 1 घंटा जो होता है 15 डिग्री के बराबर होता है। यहाँ पर आ गया, यही है।
बस इतना जान लीजिए। दुनिया को कुछ समय क्षेत्रों में बांटा गया है, 24 टाइम जोनों में बांटा गया है, ऊपर मैंने बताया था। भारत 82 डिग्री से होकर गुजरता है, ठीक है, इलाहाबाद के नैनी से। सबसे अधिक टाइम जोन किसका है? फ्रांस का है, उसके बाद रूस का है, ठीक है। अब हमारा कल्ट का टॉपिक होगा जनसांख्यिकीय परिवर्तन, ठीक है, और प्रवास। और शायद इसके बाद फिर 1 सेकंड रुक जाइए, भारत का भूगोल आ जाएगा। तो आज ही ख़त्म कर देते हैं यार, कल भारत का भूगोल पढ़ लेंगे। हाँ, थोड़ा टॉपिक है, क्या मतलब है इसका लंबा खींच देते हैं आज। ठीक, जनसांख्यिकीय परिवर्तन और भारत प्रवास, परिवर्तन तथा प्रवास। प्रवास का मतलब होता है यात्रा करना किसी दूसरे देश में। देशांतरण डैश डैश की आबादी की संख्या, विस्तार और समायोजन को बदल देता है। यहाँ होता प्रस्थान और आगमन दोनों क्षेत्रों में। इसमें क्या कह रहा है कि देशांतरण प्रस्थान और आगमन दोनों क्षेत्र को की आबादी की संख्या है और विस्तार और समायोजन में बदल देता है। मतलब आप कहीं पे जाएंगे और कहीं पर आएंगे तो दोनों में जो है परिवर्तन आता है, वही चीज़ बताया गया है। 39 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दक्षिण एशिया में वृद्ध जनसंख्या का सर्वाधिक प्रतिशत वाला देश कौन सा है? तो भैया यहाँ पर तो पहले चीन था, अब देखते हैं क्या है। भूटान हो सकता है। पहले तो इसमें चीन ऑप्शन ही नहीं है, चीन बूढ़ों का देश था, ये मैंने पढ़ा था कहीं पर। तो यहाँ पर से दक्षिण एशिया में डी आंसर होगा, तो डी का मतलब हो गया आपका श्रीलंका। दक्षिण एशिया में भाई, तो वहाँ चीन दक्षिण एशिया में आता ही नहीं है, चीन तो शायद उत्तर पूर्वी एशिया में आता है। तो दक्षिण एशिया में श्रीलंका जो है वृद्ध जनसंख्या का सर्वाधिक प्रतिशत धारण करता है। वर्तमान वर्ष में 2019 में जब ये बना था तो उसमें यूएसए द्वारा जारी विश्व जनसंख्या परिदृश्य 2019 के अनुसार दक्षिण एशिया व इसमें शामिल देशों में वृद्ध जनसंख्या का प्रतिशत निम्नवत है। तो ये देखिए, ये 2020 में श्रीलंका में 17.3% है और भारत में 9.8% है, ठीक है। और दक्षिण एशिया में अगर संपूर्णतः देखेंगे 9.3 है, जबकि विश्व में 14.3 है वृद्धजनों का। तो वृद्धजन जब हो जाएंगे तो वहाँ वर्क एज पॉपुलेशन घट जाएगी, वहाँ पेंशन लोगों को जाना देना पड़ेगा, तो ये सब ज़्यादा समस्याएं आती रहती हैं। 40 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित देशों में किसमें मुसलमानों की जनसंख्या सबसे अधिक है? तो यहाँ पर इंडोनेशिया होगा, ठीक है। इंडोनेशिया में दक्षिण पूर्वी एशिया में स्थित, जिसकी जनसंख्या लगभग 273 मिलियन है, यहाँ दुनिया का चौथा सबसे बड़ा अधिक आबादी वाला और दुनिया का सर्वाधिक मुस्लिम आबादी वाला देश है, जिसकी राजधानी जकार्ता तथा रुपया इसकी मुद्रा है। ईरान की राजधानी तेहरान तथा बांग्लादेश की राजधानी ढाका है। सबसे ज़्यादा मुस्लिम कहाँ पे हैं? तो इंडोनेशिया में है, ठीक है। 41 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दक्षिण एशिया में निम्नलिखित देशों का प्रतिशत नगरीकरण तथा निम्नलिखित में से कौन सा अवरोहीकरण में है? मतलब कह रहा है कि दक्षिण एशिया में निम्नलिखित देशों के प्रतिशत नगरीकरण तथा निम्नलिखित में से कौन सा ही अवरोही क्रम। अवरोही का मतलब होता है चढ़ता हुआ क्रम। अवरोही मतलब आरोही मतलब होता है चढ़ता, अवरोही मतलब होता है घटता। आरोहण करता है, हवाएं आरोहण करती हैं मतलब चढ़ती हैं, अवरोहण का मतलब होता है नीचे उतरती हैं, ठीक है। तो इसको आप इसी से जान लीजिएगा, आरोही और अवरोही। यार एक व्यक्ति है यहीं डिस्टर्बेंस करता है रोज़ सुबह, मैं तो इससे परेशान हो गया हूँ। मैंने कई बार इसको समझाया, समझ नहीं रहा, चिल्लाता आके यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए बांग्लादेश, भारत तो भैया सबसे अंतिम में होगा, 2 नंबर सबसे अंतिम में होगा, ठीक है। और वही क्रम में नीचे नगरीकरण के रूप में दिया गया है। तो नगरीकरण का भाई तो अलग अलग भारत कैसे हो? भारत सबसे सर्वाधिक देश वाला है, तो नगरीकरण को आप ऐसा नहीं जज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कैसा क्या है, यहाँ पर मुझे भी नहीं पता है। तो प्रश्नकाल के दौरान विकल्प बी सही उत्तर था। दिए गए जब प्रश्न पूछा गया था 2019-20 के आसपास, तो जनसंख्या का वितरण कुछ पाकिस्तान में 35% था, भारत में जो है पाकिस्तान में सर्वाधिक नगरीकरण जनसंख्या थी। अब पाकिस्तान में क्यों नगरीकरण था? क्योंकि जहाँ मुस्लिम ज़्यादा होते हैं वहाँ नगरीय स्थिति ज़्यादा होती है, ये आप जान लीजिए। तो पाकिस्तान में नगरीकरण ज़्यादा है, उसके बाद भारत में है, उसके बाद बांग्लादेश में है, उसके बाद श्रीलंका में है, फिर वर्तमान स्थिति 2019 में मध्य अवधि में बांग्लादेश में सर्वाधिक है, पाकिस्तान दूसरे नंबर, भारत तीसरे नंबर पर है। तो ये इनरिलेवेंट क्वेश्चन है, जो कि वर्तमान समय में इसकी अवधारणा कुछ और होगी, इसको जानने से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो ये जो है सर्वाधिक नगरीकृत महाद्वीप हैं,
तो कौन सा है यहाँ पर? उत्तरी अमेरिका, ये तो होगा ही। 43 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित देशों में किसकी कुल जनसंख्या भारत की नगरीय जनसंख्या से अधिक है? तो यहाँ होगा संयुक्त राज्य अमेरिका। प्रश्नकाल के दौरान संयुक्त राज्य अमेरिका की कुल जनसंख्या भारत की नगरीय जनसंख्या से अधिक है। बस इतना जान लीजिए। संसार में सर्वाधिक नगरीय के देश हैं, तो कौन सा है? डी, सिंगापुर। ये मलेशिया से अलग हुआ था। तो बस आज के लिए इतना ही। हमारा टॉपिक कल होगा भारत का भूगोल। तो आशा करता हूँ आपको क्लास पसंद आती रही होगी। जो भी क्वेरीज होगी कमेंट्स में बताइएगा, क्योंकि आप बताएंगे नहीं तो हम जानेंगे कैसे। मैं फ़िलहाल अपना 100% देने का प्रयास कर रहा हूँ। कुछ भी अगर दिक्कत होगी तो आप बताने का प्रयास करिए। ठीक है। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।